अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये उन चैप्टर्स में से हैं जो आपने पूरे ही तकरीबन करने हैं। मतलब इसमें से कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं। तो पहले तो इसका नाम सिम्पैथोमाइमेटिक इसको कह क्यों रहे हैं कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको मिमिक कर देगा, यानी उनको ज़्यादा कर देगा। जिस तरह से हमने कोलिनोसेप्टर वाली जो ड्रग्स थी उनको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स कहते हैं, क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को इंक्रीज करती हैं, मतलब जो एगोनिस्ट होते हैं। और यहाँ वाले जो एगोनिस्ट है, यानी जो एडिनोसेप्टर के जो एगोनिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एगोनिस्ट, यानी वो सिंपैथेटिक सिस्टम को जो है नर्वस सिस्टम को उनके रिस्पॉन्सेज को ज़्यादा कर देगा। अब ऐसे है कि इसका ये जो बॉक्स है इसमें अब उसने बताया हुआ है कि पहले डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग, मतलब डायरेक्टली किस तरीके से वो कर रहे हैं इंक्रीज, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे उस तरह आ जाएंगे जो रिसेप्टर्स पे जाके कर रहे होंगे। तो हमें पता है कि जो एडिनोसेप्टर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, अल्फा वाले होते हैं या बीटा वाले होते हैं। और अल्फा में आगे अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, इस तरह आगे आ जाती है, और इसी तरीके से बीटा में भी इसी तरीके से आगे डिवीजन हो जाती है। तो अब जो है देखें, अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो जो एगोनिस्ट होता है वो सिर्फ अल्फा 1 पे जाके जो है वो बाइंड करेंगे, कुछ सिर्फ अल्फा 2 पे जाके बाइंड करेंगे, और कुछ होंगे नॉन सिलेक्टिव, यानी कि वो उनका कोई एक रिसेप्टर के साथ अफिनिटी नहीं होगी, बल्कि वो सारे अल्फा के साथ जाके जो है ना बाइंड करेंगे। इसी बेस पे जो है हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ उनको कि जो सिर्फ अल्फा पे जाके करते हैं, जो सिर्फ बीटा पे जाके करते हैं, जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं, और इस तरीके से सारा। इनडायरेक्ट एक्टिंग में अगर बात करें तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में किस तरीके से हमारे पास वो वाले रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को ज्यादा कर रहे हो। अब देखें, जो रिलीजर्स यानी कि जो आपके पास नर्व टर्मिनल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स पड़े हुए थे या ट्रांसमीटर्स पड़े हुए थे जो वेसिकल्स के अंदर होते हैं, उनकी वजह से ही हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं ना, जब वो रिलीज होते हैं, जब वो बाइंड होते हैं और आगे कैस्केड चलती है पूरी एक सिग्नल्स की। तो क्या है कि अगर वो सारा जो अंदर पड़ा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर, वो सारे का सारा उसमें से रिलीज करवा दे उस न्यूरॉन में से, तो क्या होगा, जाहिर बात है सारा जब रिलीज हो जाएगा तो बहुत रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, वो वाला जो इफेक्ट जो हमें नॉर्मली आने थे उससे बढ़कर बहुत ज्यादा इफेक्ट वैसे ही आएंगे। तो ये रिलीजर्स ड्रग्स हैं, यानी कि जो उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन में से रिलीज करवा देंगे जितना भी प्रेजेंट होगा। इनमें एम्फेटामिन आ जाएंगे। उसके बाद आता है रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि वही बात जो हमने पहले भी काफी जगह पे देखी थी कि अगर हम उसकी रीअपटेक को ही इनहिबिट कर देंगे, यानी कि अगर एक न्यूरॉन ने रिलीज किए हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और अब उसने एक्शन शो करा है, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग कर रहा है। अब जो एक्सेस होगा या कुछ जो भी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हुआ होगा वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ही होगा, उसकी रीअपटेक होने लग जाएगी थ्रू ट्रांसपोर्टर्स। तो हमने उन ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट कर देना है। जब ट्रांसपोर्टर वो इनहिबिट हो जाएंगे तो जाहिर बात है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ही रहेंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो वो बार बार जो है रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। इस तरीके से हमारे पास सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन है और मोड ऑफ एक्शन है, ये इसको हमने करना है, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन ये भी सिर्फ रीड करना है, इसलिए मैं इस पे अभी बाद में आऊंगी। ये जो है ना 9.1 टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें बस उसने यही बताया हुआ है कि कौन सा रिसेप्टर किस जगह पे प्रेजेंट होंगे और उसकी एक्टिवेशन से क्या रिस्पॉन्स आएगा। ये हम आगे चल के हमने इसकी डिटेल में पढ़नी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रही। आप आ जाए यहाँ नीचे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। यहाँ पे हम इंडिविजुअली हर रिसेप्टर के जो है ना आगे पढ़ेंगे। पहले तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम हर इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम पे जाके हर रिसेप्टर का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इसलिए वो बॉक्स को डिस्कस करना जो होगा ना वो इसमें ही सारा हो जाएगा। अच्छा, मैकेनिज्म किस तरीके से कि अगर तो अल्फा रिसेप्टर इफेक्ट्स को देखें, यानी अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेशन होने से हमारे पास क्या इफेक्ट आएंगे। तो पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देखें कि होता है किस तरीके से। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो हमने 7th चैप्टर में मेरे ख्याल में पढ़ा था। और अब यहाँ पे जो अल्फा रिसेप्टर में इन्वॉल्व होती है वो होती है जी क्यू।
GQ इज एक्टिवेटेड द अल्फा मोइटी। अब अल्फा मोइटी क्यों कह रहे हैं इसको आपको याद होगा, मैंने आपको जो अपनी वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। बीटा और गैमा जो होते हैं वो छोटे होते हैं, वो साइड पे रह जाते हैं, और जो अल्फा वाला होता है ना वो आगे जाके अफेक्टर के साथ बाइंड करेगा और आगे जाके एक सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पे इफेक्टर हमारे पास कौन सा है, फॉस्फोलाइपेज सी। तो अल्फा मोइटी जो थी वो इफेक्टर मॉलिक्यूल फॉस्फोलाइपेज सी के साथ जाके बाइंड करती है और फिर उसके रिजल्ट में सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल रिलीज करती है, जो हमारे पास आते हैं इस केस में IP3 और DAG। इनका मैंने आपको बताया था कि IP3 जो है वो कैल्शियम रिलीज करवाने में इन्वॉल्व होता है, और DAG जो होता है वो प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करता है, जिसके रिजल्ट में फिर हमारे पास आगे फर्दर सिग्नलिंग कैस्केड चलती है। इसमें उसने सारा वही बताया हुआ है। यहाँ पे अल्फा 2 जो है, अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज वाया द कपलिंग ऑफ GI। जो अल्फा 2 होता है उसमें GI होता है। अब आपको मैंने बताया था कि GI जो होता है I फॉर इनहिबिटरी, और तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेज का क्या काम होता है उस अफेक्टर का, कि उसने साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन करनी होती है। क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन है तो यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज की वजह से जो आगे एक्टिवेशन होगी तो उससे क्या होगा, साइक्लिक AMP का लेवल कम होगा। अच्छा, उसके बाद अगर बीटा रिसेप्टर इफेक्ट्स पढ़े तो ऑल बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट एडिनाइल साइक्लेज। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हमने पढ़ा ना कि एक में जो है उसने बताया कि फॉस्फोलाइपेज सी था, और दूसरे में उसने बता दिया कि हमारे पास जो अल्फा 2 वाला है उसमें एडिनाइल साइक्लेज था। इधर वो कह रहे हैं सब में ही एडिनाइल साइक्लेज है और सारे जो हैं वो GS से कपल्ड है, यानी स्टिमुलेटरी इन एक्शन है। और इससे क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज सॉरी साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और उससे क्या होगा कि हमारे पास सिग्नल्स आएंगे और आगे सिग्नल कैस्केड चलेगी, जिसके रिजल्ट में रिस्पॉन्सेज आएंगे। Some evidence suggests that beta receptor may exert G protein independent effects after binding beta एरिस्टिन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वो कहता है एक तो आपके पास ये है ना कि वो G कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर जो है उन पे मतलब रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, उसके बाद जो G प्रोटीन थी उसको एक्टिवेशन किया, फिर सेकंड मैसेंजर हुआ और फिर आगे चला काम। कहते हैं एक और हमारे पास एविडेंस भी आया है कि उसमें ये दिखाया गया कि वो G कपल के साथ की वजह से इफेक्ट नहीं आ रहा होता, बल्कि इफेक्ट आ रहा होता है एक और बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जिसको भी एरेस्टिन्स कहते हैं। वो जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है उनके साथ जब ये मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो मतलब रिसेप्टर जब ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, उसके बाद जो है उसके इन प्रोटीन के साथ बाइंड होगी और उसके रिजल्ट में हमारे पास रिस्पॉन्स आएंगे। तो मतलब उसने कहा कि एक और ये भी पाथवे हो सकता है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बीटा रिसेप्टर अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हो। मतलब ये प्रोटीन्स हैं जिनके साथ ये ड्रग जो है बाइंड हो सकती है। आगे जो है डोपामीन रिसेप्टर इफेक्ट्स। डोपामीन के साथ किस तरीके से ये जो है अपना इफेक्ट शो करते हैं। डोपामीन D1 रिसेप्टर एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज वाया GS। GS आपको गेन स्टिमुलेटरी इंक्रीज इन साइक्लिक AMP इन न्यूरॉन एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल। डोपामीन D2 की बात करें तो आर मोर इम्पोर्टेंट इन ब्रेन but probably also play a significant role in presynaptic receptor on peripheral nerve. These receptors reduce the synthesis of cyclic AMP via GI। अब ये याद रखना है कि D2 जो है उसमें GI है, D1 जो है उसमें GS है, और आगे तो आपको अब पता ही है, याद हो ही गया होगा कि GS में क्या हो रहा होता है, GI में क्या हो रहा होता है। उसके बाद हमने पढ़ना है ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गन्स पे वही बात जो हमने टेबल में डिस्कस की है, टेबल में उसने एक आपको समरी की फॉर्म में बताया हुआ है, यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि वो किस तरीके से इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये ड्रग्स जो है अपना एक्शन शो कर रहे होते हैं। कैटेकोलामीन्स यानी नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इन सबको मिला के हम कैटेकोलामीन्स कहते हैं। डू नॉट एंटर दी CNS रेडिली, मतलब अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो तो वो CNS में डायरेक्टली रेडिली जो है वो नहीं जाएंगी,
क्योंकि उनकी इतनी परमेबिलिटी नहीं होती या वो मेटाबोलाइज हो जाती हैं पेरिफेरी में ही, तो सीएनएस में जाने का उनको वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा, sympathomimetic does not that do enter the CNS have a spectrum of stimulant effect। अच्छा, अब ये है कि जो ज्यादातर जो है वो एंटर ही नहीं होती, और जो एंटर होती हैं उनका ये है कि उनका स्टिमुलेंट इफेक्ट आता है। ठीक है, स्टिमुलेंट इफेक्ट जो है उससे क्या होगा कि यूफोरिया, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया। इंसोम्निया में ये है ना कि उस बंदे को नींद नहीं आ रही, उसका एक स्टिमुलेट हुआ है। एनोरेक्सिया होगा उसको। फिर यूफोरिया का तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूफोरिया जो है वो एक मेन चीज है, यानी फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी, हैप्पीनेस की फीलिंग है। तो ये मेन एक चीज है जिस जो है ना, ये ड्रग्स जो ले रहे होते हैं, जो एडिक्टिव होते हैं इन ड्रग्स से, कोकेन, एम्फेटामिन, उनका मेन मकसद ये होता है कि उनको वो लेने के बाद एक खुशी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो इन इफेक्ट्स की वजह से जो है ना ये क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन इनका ये इफेक्ट्स है, बता दें कि ये जो है इनका CNS स्टिमुलेंट इफेक्ट है। These CNS effects reflect the release and amplification of dopamine action। अच्छा, अब ये कह रहे हैं डोपामिन का एक्शन जो है ना ये इंक्रीज हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। मुख्तलिफ जो CNS के एरियाज है ना उधर जाके ये एम्पलीफाई हो रहा है, जिसके रिजल्ट में ये हमारे पास इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। रिपीटेड डोज ऑफ एम्फेटामिन रिजल्ट इन रैपिड डेवलपमेंट। और वही बात की जाहिर बात है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जितने भी ड्रग ऑफ अब्यूज होती हैं इनमें टॉलरेंस और डिपेंडेंस आ जाती है। वो क्यों? जो मतलब एक दफा वो ले रहा है, वो बार बार वो ले रहा है, तो उसको वैसी पहले जैसी उसको वो नहीं आ रही फीलिंग, या वैसे उसको रिजल्ट नहीं आ रहे, रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, तो वो उसको ज्यादा लेने लग जाएगा। एक तो वो फिजिकली भी डिपेंडेंट हो जाएगा, कुछ साइकोलॉजिकली भी डिपेंडेंट हो जाएगा। इसके अलावा ये कि टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी तो उसको उतने इफेक्ट नहीं आ रहे होंगे, उसको पहले से ज्यादा डोज लेनी पड़ी होगी। वेरी हाई डोजेस ऑफ एम्फेटामिन लीड टू मार्क anxiety, aggressiveness, paranoia, and less commonly seizure। overdose of cocaine की overdose से जो है ना seizures cause हो सकते हैं, लेकिन एम्फेटामिन में इतना ज्यादा चांसेस नहीं है seizure के, लेकिन है still। some alpha 2 selective agonist cause। अच्छा, जो सिर्फ रिसेप्टर अल्फा, मतलब अल्फा 2 पे जाके जो ड्रग्स बाइंड कर रही होती है ना, वो करती है वेजोकंस्ट्रिक्शन। कब? जब उनको आप या तो इंट्रावेनसली दो या फिर उसको लोकली कंजक्टिवल सैक में दो, यानी आई में दो, तब ये वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर रही होती है। हाउएवर व्हेन यूज क्रॉनिकली, यानी अब अगर लॉन्ग टर्म में उसको देने लग जाओगे तो वो जो है फिर ड्रग्स सीएनएस में चली जाएंगी, क्योंकि हमने कहा रेडिली नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक होती हैं। अगर इन ड्रग्स की, जिस तरह हमने यहाँ पे सिलेक्टिव इसकी बात कर रहे हैं, सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट की, तो वो उधर चली जाएगी सीएनएस में, और सीएनएस में जाके वो क्या करेगी, जब आप ज्यादा दो, क्रॉनिकली दोगे, तो रिड्यूस कर देगी सिंपैथेटिक आउटफ्लो, यानी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज जो होंगे उनको कम कर देगी। क्यों कम कर देगी? प्रोबेबली बाय एक्टिवेटिंग अल्फा 2 एडिनोसेप्टर ऑन प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल। जो आपको याद होगा हमने अल्फा 2 का पढ़ा था कि क्या होता है अल्फा 2 का नर्व टर्मिनल्स पे। अल्फा 2 जो एडिनोसेप्टर्स होते हैं उनका फीडबैक में इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब कि अगर एक दफा रिलीज हो गया है तो उसने बताना है कि उसको यार अब हमारे पास साइनेप्टिक लैब में पहले ही बहुत है और ना भेजो ऊपर से। उसने एक फीडबैक का मैकेनिज्म उसने अपना शो करना है। तो अब अगर सीएनएस में वो चली गई है तो सीएनएस में जाके उसने ये इफेक्ट देना शुरू कर देना अपना, कि उसने वो जाके जो नर्व टर्मिनल से रिलीज हो रहा था उसको कहने लग जाना कि भाई हमारे पास पहले ही बहुत है और रिलीज ना करवाओ। तो उससे जाहिर बात है उससे तो हमारा इफेक्ट कम हो रहा है ना। तो वो ये बात कर रहा है कि अगर आप क्रॉनिकली ना दो, नॉर्मल डोजेस में दो या इंट्रावेनस दो, तो तब जो है उसका वेजोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप उसको क्रॉनिकली दोगे तो क्या होगा, वो सीएनएस में चले जाएगा और फिर उसके बाद जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस रीजन के एडिनोसेप्टर जो हमारे पास अल्फा 2 प्रेजेंट होते हैं, जिनका फीडबैक में होता है इन्वॉल्वमेंट, और वो उस तरीके से हमारे पास ये रिस्पॉन्सेज कम हो जाएंगे। तो
ये आगे डिटेल में ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में भी वो डिस्कस करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले यूनिट पे। अच्छा, उसके बाद आई पे, ये आई वाला इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है पहले आपके काफी दफा। अच्छा, अगर स्मूथ मसल्स ऑफ पेपिलरी डायलेटर रिस्पॉन्ड टू टॉपिकल फिनाइलएफ्रिन एंड सिमिलर अल्फा एगोनिस्ट विद कंट्रैक्शन एंड मिडियासिस। अच्छा, अब ये है कि जब ये वाले स्मूथ मसल्स पे जाके ये ड्रग्स एक्ट करती हैं और जाके अपना रिस्पॉन्स शो करती हैं, वहां पे कंट्रैक्शन करती हैं और मिडियासिस कॉज कर रही होती हैं। मिडियासिस क्या है? डायलेशन ऑफ पीपल, ठीक है। अकोमोडेशन इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, जो हमने पहले पढ़ा था, आपको याद होगा पिछले चैप्टर में कि हमने पढ़ा था, वहां पे साइक्लोप्लेजिया हो रहा था बिकॉज ऑफ एंटी मस्कुरेनिक एजेंट्स या बिकॉज ऑफ ब्लॉकर्स ऑफ दोस रिसेप्टर्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट सेम होंगे, मतलब मिलते जुलते होंगे, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे। तो आपको याद होगा वहां पे मिडियासिस हो रही थी, एट्रोपिन मिडियासिस कॉज कर रहा था। बेलोडोना हमने पढ़ा था कि वो खूबसूरत आंखों की वजह से उसको फेमस था, या उसका नाम उस तरीके से पढ़ा था। तो मिडियासिस कॉज करता है, लेकिन वहां पे अकोमोडेशन जो थी वो भी काफी इफेक्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे उतनी नहीं इफेक्ट हो रही, ऑल्दो मिडियासिस वाला इफेक्ट यहाँ भी है। तो वही बात की मैंने आपको बताई थी कि उसके जो एंटेगोनिस्ट है और इसके एगोनिस्ट, इनके मिलते जुलते होंगे इफेक्ट्स काफी हद तक, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। अच्छा, आउटफ्लो ऑफ aqueous humor may be facilitated by non-selective alpha agonist। अब एक्वस ह्यूमर क्या है? हमारी आई के अंदर फ्लूइड होता है, जिसका मैंने कल भी आपको ग्लोकोमा में भी जिक्र किया था कि आई में फ्लूइड होता है जिसका डिस्चार्ज वगैरह होना जरूरी होता है और उसका रेगुलर फ्लो, क्योंकि वो आपकी जो है जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन कर रहा होता है। और अगर वो नॉर्मल ना, और उसके अलावा एक तो प्रेशर वो मेंटेन कर रहा होता है और आई को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। जो आई के सेल्स होते हैं, ऑप्टिकल सेल्स होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो अब उसका प्रॉपर आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो हम उसमें आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर में बी फैसिलिटेटेड बाय नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट विद सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इंट्राऑकुलर प्रेशर, क्योंकि वो इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम कर देंगे, मतलब जो प्रेशर उस फ्लूइड की वजह से एक्सर्ट हो रहा है उसको कम कर देंगे। अच्छा, दिस प्रोबेबली अकर वाया दी। अच्छा, अब ये जो है ना, मैंने आपको बताया था कि एक एंगल डेवलप हो रहा होता है वहां पे, जो इन्वॉल्व होता है उसकी प्रॉपर ड्रेनेज में। अच्छा, यूवेरोसेक्युलर ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, वो वही बात कर रहे हैं कि जाहिर बात है उसको ड्रेनेज सिस्टम को जो है उसको अगर फैसिलिटेट करेगा तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड का, मतलब वो निकल रहा है, या वो आई में अकोमोडेट नहीं हो रहा, या वो वहीं पे रुका नहीं हुआ कि आपकी आई में प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये उसने वो बताया कि उसको फैसिलिटेट कर रहा है वो। Alpha 2 selective agonists also reduce intraocular pressure, apparently by reducing synthesis of aqueous humor। देखो यहाँ पे तो था, हमने वो देखा था कि वो वो बता रहा था कि नॉन सिलेक्टिव जो है वो ड्रेनेज में उसकी जो है इन्वॉल्व है, उसको रिडक्शन करते हैं, ड्रेनेज उसकी प्रॉपर फ्लो करवाता है। और उसके अल्फा 2 की अगर वो बात करें सिलेक्टिव की, तो उसमें वो कह रहे हैं कि सिंथेसिस इसको रोक देता है। अब दो तरीके होते हैं ना एक चीज को, या तो उसको बनने ही ना दो, या फिर उसको सही तरह एक्सक्रीट या उसको रिलीज होने दो, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉन सिलेक्टिव अगर आप यूज करते हैं तो वो ड्रेनेज में सही तरह करता है, फंक्शन फैसिलिटेट करता है, और अगर आप अल्फा 2 कर रहे हो तो वो उसकी सिंथेसिस को कम कर देगा, ताकि जो प्रेशर डेवलप हो रहा है के अंदर वो ना हो उतना। अब ब्रोंकाई में क्या इसका फंक्शन है इन ड्रग्स का? अब ब्रोंकाई में जो है हमारे पास उसने बताया कि जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, मतलब बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट आएंगे तो उन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे। These agents are not are the most efficacious and reliable drug for reversing bronchospasm। अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है, यानी ब्रोंक्यूल्स की सडन कंट्रैक्शन हुई है वहां पे, तो उसको रिवर्स करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है और फौरन से ये रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत थोड़ा है, तो फौरन जो है रिस्पॉन्स करेंगे। अब जीआई ट्रैक्ट में अगर बात करें तो वहां पे वो कहते हैं कि ये जो एडिनोसेप्टर्स है ना, ये हर तरह के ही पाए जाते हैं, अल्फा बी बीटा बी,
तो located on both on smooth muscles and on neuron, ये हमने पहले पढ़ा भी था कि इनकी जो है वास्ट जो है wide variety of receptor present होते हैं on GI tract. Activation of either alpha or beta receptors lead to relaxation of smooth, मतलब वो कह रहा है कि अगर अल्फा हो या बीटा हो, कोई भी रिसेप्टर हो, उनकी एक्टिवेशन हो रही है ना जीआई ट्रैक्ट में, तो वो रिलैक्सेशन में ही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, मतलब उनका एक कॉमन इफेक्ट ही है. अल्फा 2 एगोनिस्ट में आल्सो डिक्रीज सॉल्ट एंड वाटर सिक्रेशन इनटू इंटेस्टाइन्स. इंटेस्टाइन्स में अल्फा 2 एगोनिस्ट जो है, अगर वो आप दे रहे हो, मतलब कि सिलेक्टिव है ना, मतलब कि सिर्फ अल्फा 2 पे जाके बाइंड कर रहे हैं, तो उधर में आल्सो डिक्रीज सॉल्ट एंड वाटर सिक्रेशन इनटू द इंटेस्टाइन, मतलब वाटर सिक्रेशन नहीं होगी तो आपको पता है जरा कॉन्स्टिपेटरी इफेक्ट आएंगे. तो अगेन ये आप उसको जहन में लाओ, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है कि उसमें भी एट्रोपिन वाला, उसमें भी हमारे पास मोटिलिटी वगैरह कम हो रही थी, तो यहाँ पे भी उसी टाइप के इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद आगे हम जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट पढ़ें, तो उसमें क्या है कि अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लैडर में या फिर स्फिंक्टर एरिया में. तो अब उनकी एक्टिवेशन से क्या होगा. In men, alpha 1 receptor mediate prosthetic smooth muscle contraction. Sympathomimetic are sometimes used to increase sphincter tone. अब ये sphincter tone हमें क्यों increase करनी है. कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें मतलब कि उनमें इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो रही थी, एल्डरली में आपने देखा होगा, या फिर अक्सर चिल्ड्रन में भी होता है कि वो नाइट टाइम में इनवॉलेंट्री उनसे यूरिनेशन हो जाती है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स जो है दी जा सकती हैं. बीटा 2 एगोनिस्ट में आल्सो कॉज सिग्निफिकेंट uterine relaxation in pregnant women near term, but the dose required also cause significant tachycardia. अगर रिलैक्सेशन तो कॉज कर रहा है, अगर मतलब कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको प्री मेच्योर लेबर हो रही है, तो उसमें हम रिलैक्सेशन तो करवा सकते हैं, लेकिन इसका क्या है, इसका टैकीकार्डिया जो है, सिग्निफिकेंट टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज इन हार्ट रेट कर सकता है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है. तो इस वजह से इस मकसद के लिए दिया तो नहीं जाता, लेकिन उसने आपको यहाँ पे इफेक्ट्स बता रहे हैं कि किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होंगे, तो उसने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हम इसको यूट्राइन रिलैक्सेशन में यूज कर सकते हैं. अच्छा, ये ऊपर जो है ना 9.2 टेबल है, ये भी आपने लाजमी करना है. इसमें उसने वही बताई है कि कौन कौन सी ड्रग पे किस किस ऑर्गन पे जाके कितना इफेक्ट है. जो एरोसाइंस है इंडिकेट कर रहे हैं कितना ज्यादा उसका वहां पे इफेक्ट है, ठीक है. इसके बाद अगर वेस्कुलर सिस्टम पे जाएं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पहले आया हुआ है. ये तीनों जो है 1 2 3 4 भी मेरे ख्याल में, हाँ, वेस्कुलर सिस्टम वाला पूरा, ये भी पास पेपर्स में आया हुआ है. अच्छा, अब वेस्कुलर बेड्स पे जाके ये किस तरीके से डिफरेंट रिसेप्टर कहाँ पे क्या इफेक्ट देंगे, ये हमने देखना है. अल्फा 1 एगोनिस्ट की अगर बात करें, यानी अल्फा 1 पे ही जो ड्रग जाके बाइंड करेंगे, सिर्फ वो अगर हम लेंगे, तो उससे क्या होगा, वो कंट्रैक्ट करती हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल को, यानी उनकी कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है, यानी वेसो कंस्ट्रक्शन कॉज कर रही होंगी वो, ठीक है. उससे क्या होगा, हमारे पास वेस्कुलर रेजिस्टेंस आएगी, और उसके अलावा वेनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा. जाहिर बात है, जब वेसल्स में रेजिस्टेंस कॉज हो रही है, मतलब उसका फ्लो स्मूथ नहीं हो रहा, तो उसमें प्रेशर ही डेवलप हो रहा होगा ना. अब आपने एक अगर आपके पास पाइप का जो है डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, तो उसमें से इजीली फ्लो होगा, या फिर जो अगर एक 2 सेंटीमीटर और एक 2 इंचेस का है, तो जाहिर बात है जो इंचेस वाला है उसमें जरा स्मूथली फ्लो होगा, और उसमें प्रेशर भी कम होगा एज कम्पेयर टू 2 सेंटीमीटर वाला, ठीक है. तो वही बात है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है, कि उसकी हमने कंस्ट्रक्शन करवा दी है या कंट्रक्शन हो रही है वहां पे स्मूथ मसल्स की, तो उसी तरीके से प्रेशर डेवलप हो रहा है. बिकॉज दिस ड्रग इंक्रीज ब्लड प्रेशर. अच्छा, अब जाहिर बात है यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा इस वेस्कुलर रेजिस्टेंस से. जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, कंपनसेटरी रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होगा. यानी आपको पता है कि ब्लड प्रेशर
का जो है दो तरीके से होती है अपना जो है एक रेगुलेशन उसकी, या तो वेसल्स के थ्रू या फिर हार्ट की जो उसका जो आउटपुट है, हार्ट की कार्डिक आउटपुट कह लो। तो अब एक चीज में ऊपर नीचे होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उसको कंपनसेट करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। अब यहाँ पे वेसल्स में रेजिस्टेंस आ रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में हार्ट जो है वो कंपनसेटरी रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करेगा, यानी डिक्रीज इन हार्ट पंपिंग, यानी उसका हार्ट रेट में डिक्रीज आएगा। तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मलाइज करने में थोड़ा हमारा इफेक्ट जाएगा। तो वो ये बता रहा है कि इस तरीके से ये ड्रग अपना इफेक्ट दे सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर अल्फा 2 पे जाए तो अल्फा 2 पे जो ड्रग्स देती काम करेंगी वो क्या करेंगी, वो भी वेसोकंस्ट्रिक्शन करेंगी व्हेन एडमिनिस्ट्रेड intravenously or topically, but when given orally they accumulate in CNS and reduce sympathetic outflow। ये हमने जिस तरह अभी ऊपर पढ़ा था, इधर भी मैंने यही बात अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि वो अल्फा 2 पे जाके यहाँ था CNS में, यहाँ पे कि वो किस तरीके से जब ज्यादा देते हो तो किस तरीके से वो जो है अपना अल्फा 2 पे जब जाके एक्शन शो करेगी तो वो किस तरीके से लोअर कर देगी वहां पे ब्लड प्रेशर को। ये हम आगे जाके अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो वही उसने बात अगेन वहां पे रिपीट की है कि यहाँ पे अगर आप उसको ज्यादा दोगे या ऑरली दोगे तो वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगी सीएनएस में और वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर में कमी आ जाएगी। उसके बाद बीटा एगोनिस्ट की बात करें, यानी ये तो हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 की बात कर ली। अब बीटा में बीटा 2 की अगर बात करें तो वो प्रेजेंट होते हैं वेसल्स में या वेस्कुलर बेड्स पर। एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट कॉज significant reduction in arterial tone। वो कह रहे हैं बीटा 2 या उसके नॉन सिलेक्टिव जो होंगे वो नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, यानी उनकी कोई सिलेक्टिविटी नहीं है कि वो बीटा 1 पे करेगा या बीटा 2 पे, तो अगर वो हम देंगे तो वो भी जाके जो है आर्टीरियल जो टोन है, यानी कि जो आर्टरीज की जो वेसल्स की टोन है उनमें रिडक्शन कॉज कर देगा। उससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, और आर्टीरियल प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। बीटा 1 हैव लिटिल इफेक्ट ऑन वेसल्स। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि बीटा 2 जो है वो मेनली प्रेजेंट होता है, लेकिन आपको पता है ना नॉन सिलेक्टिव जो होगा उसका दोनों पे इफेक्ट होगा। तो जाहिर है अगर आप नॉन सिलेक्टिव दे रहे हो और वो वेसल्स में जा रही है तो ऑब्वियस है कि उसने वहां पे हमारे पास जब प्रेजेंट ही बीटा 2 है तो वहां पे बीटा 2 वाला इफेक्ट दे रही होगी। लेकिन वो कह रहा है आगे कि बीटा 1 एगोनिस्ट हैव रिलेटिवली लेस इफेक्ट ऑन वेसल्स। क्यों? क्योंकि वहां पे उनके रिसेप्टर्स ही इतने कोई मेजर प्रेजेंट नहीं होते जिनका इफेक्ट दे सके वो। आगे हम डोपामिन की बात करें तो डोपामिन जो है वेसोडाइलेशन कॉज करता है, ठीक है, इन स्प्लैंकिंग एंड रीनल वेस्कुलर बेड्स, यानी कि जो इंटेस्टाइन्स में जा रही होंगी या जो किडनी की तरफ जा रही होंगी वेसल्स उनमें ये वेसोडाइलेशन कॉज करता है बाय एक्टिवेटिंग D1 रिसेप्टर। This effect can be useful in the treatment of renal failure associated with shock। अब renal failure जो शॉक की वजह से हुआ है उसमें हम दे सकते हैं। आपको पता है शॉक में जो है वो सही तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको रीनल फेलियर जो है पेशेंट में कॉज हो सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वेसोडाइलेशन करेगा तो ब्लड फ्लो इजीली होगा और उस तरीके से वहां पे, क्योंकि वेसोडाइलेशन स्पेसिफिकली ये रीनल और इंटेस्टाइन वाले वेसल्स में कर रहा है, तो हमें रिक्वायर है जब रीनल फेलियर में वहां पे है ब्लड फ्लो ज्यादा तो वहां पे जाके वो वेसोडाइलेशन होगी तो ज्यादा ब्लड जाएगा और हमारी जो कंडीशन है वो काफी हद तक कोप अप हो जाएगी। उसके बाद है एट हाई डोजेस डोपामिन एक्टिवेट बीटा रिसेप्टर इन द हार्ट एंड एल्सवेयर। अगर हाई डोजेस पे दोगे तो क्या होगा, डोपामीन ने वैसे तो अपने रिसेप्टर डोपामीन रिसेप्टर पे जाके एक्शन शो करना होता है, लेकिन जब हायर डोजेस में देते हो तो ये बीटा रिसेप्टर में या फिर अल्फा रिसेप्टर में जाके भी अपना एक्शन शो करने लग जाते हैं, यानी उन पे जाके भी बाइंड करके अफेक्ट देने लग जाते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं एट हायर डोजेस डोपामीन एक्टिवेट
बीटा रिसेप्टर इन हार्ट एंड एल्सवेयर एट स्टिल हाई डोजेज, मतलब उससे भी ज्यादा अगर डोजेज दोगे तो वो अल्फा रिसेप्टर को भी एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे इस पूरी चीज से आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि डोपामीन जो है, इसका मतलब यही नहीं है कि एक अगर कोई एंडोजीनस सब्सटेंस है तो उसने अपने ही रिसेप्टर में हमेशा इफेक्ट शो करना है। डिपेंडिंग अपॉन द डोज वो अपने इफेक्ट किसी और रिसेप्टर पे जाके भी शो कर सकता है। ठीक है, इस बात को या इस चीज को एक टर्म देते हैं डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स। ठीक है, यानी डोज के रिलेशन में उसके इफेक्ट किधर आ रहे हैं, यानी अगर आप नॉर्मल डोज दे रहे हो D1 पे जा रहे हैं, अगर ज्यादा देने लग जाओगे तो वो दूसरे रिसेप्टर पे भी जाके शो करने लग जाएगा अपना एक्शन। अच्छा, आगे अब बढ़ते हैं हार्ट पे क्या है। हार्ट इज वेल सप्लाइड विद अल्फा 1 एंड बीटा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, अच्छा अब ये है कि इन दोनों की प्रेजेंस होती है हार्ट पे। अब अगर अल्फा 1 वाला जो है वो प्रीडोमिनेंट है हार्ट के ज्यादातर एरियाज में, बीटा 1 and beta 2 receptor mediate increase rate of cardiac pacemaker, normal and abnormal, increase arterioventricular node conduction velocity and increase cardiac force। अब होते तो ज्यादातर वो कह रहा है कि अल्फा में बार बार कही जा रही बीटा 1 जो है वो ज्यादातर जो है प्रीडोमिनेट करते हैं हार्ट के ऊपर, मतलब हार्ट में मेजरली बीटा 1 प्रेजेंट होते हैं, होते दोनों हैं लेकिन ज्यादा वो प्रीडोमिनेट होते हैं। अब ये होता है कि जब इनकी एक्टिवेशन होती है तो हार्ट पे क्या इफेक्ट आता है, रेट ऑफ कार्डिक पेसमेकर ज्यादा हो जाएगा, यानी जो हार्ट के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से उसका पंपिंग एक्शन हो रहा होता है वो उसमें इंक्रीज आ जाएगा। फिर आर्टीरियो वेंट्रिकुलर जो नोड कंडक्शन है, यानी जो हार्ट के चैम्बर्स के दरमियान जो कंडक्शन हो रही होती है, और उसके अलावा जो आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड होती है जिसमें सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं फॉर पंपिंग एक्शन, वो जो होगी उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाएगा। इसके अलावा जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो ऑब्वियस है कि वहां पे कार्डिक फोर्स भी ज्यादा हो रही होगी, यानी जो हार्ट पंप कर रहा है एक वक्त में, उसकी जो फोर्स उसको लगानी पड़ रही है हार्ट को पंप करने, ब्लड को पंप करने में, उसमें भी इंक्रीज आ जाएगा। आगे नेट कार्डियोवैस्कुलर एक्शन, इसमें यह है कि सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो है, जिन ये सारा जो चैप्टर जिन सारी ड्रग्स जो है with both alpha and beta 1 effects may cause a reflex increase in vagal outflow। अब वेगल आउटफ्लो आपको पता होना चाहिए कि वेगल नर्व जो है वो किस चीज का, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट किस चीज में होती है, उसके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अपने जो है उसके रिस्पॉन्स लेके जा रही होती है। तो वो ये कह रहे हैं मे कॉज ए रिफ्लेक्स इंक्रीज इन, जब आपने सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे रहे हो, यानी जो सिंपैथेटिक सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को इंक्रीज कर रही है विद बोथ अल्फा एंड बीटा इफेक्ट्स, तो उससे क्या होगा कि रिफ्लेक्स, यानी कि उसके रिस्पॉन्स में एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, जो कि क्या होगा कि उसमें वेगल आउटफ्लो ज्यादा होगा, यानी पैरासिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम है उसका इफेक्ट वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर में दोनों फंक्शंस ये हो रहे होते हैं कि या तो वेसल्स में चेंज आ रही होती है या फिर कार्डिक आउटफ्लो में चेंज आ रही होती है, कार्डिक फंक्शनिंग में चेंज आ रही होती है। तो उन दोनों से जब किसी एक चीज में डिस्टरबेंस होगी तो उसके रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल बात करें कि सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो हैं जब अपना सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन शो करेंगी उसके रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्स इंक्रीज इन वेगल आउटफ्लो होगा, बिकॉज दे इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इवोक बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है और बेरोरिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और उससे फिर हमारे पास ये रिफ्लेक्स आ जाएगा। दिस रिफ्लेक्स वेगल इफेक्ट में डोमिनेट एनी डायरेक्ट बीटा इफेक्ट्स ऑन द हार्ट रेट, मतलब ये इतना मेजर होता है वेगल इफेक्ट रिफ्लेक्स जो है कि वो जो डायरेक्टली जो ड्रग्स बाइंड कर रही है ना रिसेप्टर्स पे आके, उनको भी
डोमिनेट कर ले, उनसे ज्यादा हो जाएगा. So that a slow infusion of norepinephrine typically cause increased blood pressure and bradycardia. ये जो bradycardia उसने ये थोड़ा इटैलिक में इसलिए लिखा हुआ है, इटैलिक फॉन्ट में, क्योंकि यहाँ पे वो शो करना चाह रहे हैं कि ये नॉरएपिनेफ्रिन का अपना एक्शन नहीं था. नॉरएपिनेफ्रिन अपना एक्शन जो है उसका टैकीकार्डिया में होता है, लेकिन यहाँ पे ये इटैलिक में उसने इसलिए लिखा है क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि ये रिफ्लेक्स की वजह से हो रहा है. नॉर्मल जो था वो नॉरएपिनेफ्रिन का वो ये था कि वो उसने इंक्रीज करना था ब्लड प्रेशर में. अच्छा, इफ द रिफ्लेक्स इज ब्लॉक्ड, अब वो कहता है कि हमें ये रिफ्लेक्स अगर नहीं चाहिए, हमने ब्लॉक कर दिया इसको थ्रू डिफरेंट ड्रग्स. अच्छा, अब क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन विल कॉज ए डायरेक्ट बीटा 1 मीडिएटेड टैकीकार्डिया. ठीक है, जो नॉरएपिनेफ्रिन का अपना एक्शन था टैकीकार्डिया कॉज करने का, वो होगा अब. ठीक है, ए प्योर अल्फा एगोनिस्ट रूटीनली, तो अगर रिफ्लेक्सेस को हम ब्लॉक कर दें जो ये ब्रेडिकार्डिया कॉज कर रहे हैं, तो अब क्या होगा हमारे पास के नॉरएपिनेफ्रिन का जो डायरेक्ट इफेक्ट है बीटा 1 मीडिएटेड, उससे क्या होगा कि हमारे पास टैकीकार्डिया आएगा. उसके बाद क्या है कि ए प्योर अल्फा एगोनिस्ट routinely slows heart rate via the baroreceptor reflex. जो हमने रिफ्लेक्स की बात की है वो इसने बात की है कि अगर हम अल्फा 1 प्योर अल्फा 1 ही अल्फा 1 कह रही हूँ, सिर्फ अल्फा एगोनिस्ट दें तो अकेला, तो उससे हमारे पास हमेशा हार्ट रेट जो होगा वो स्लो होगा. लेकिन अगर हम सिर्फ अकेला बीटा एगोनिस्ट दें तो उससे हमारे पास हमेशा हार्ट रेट इंक्रीज होगा. ठीक है, अभी आपको यहाँ पे उसने ये ओवरऑल पूरा नेट जो उसने लिखा है, नेट कार्डियोवैस्कुलर एक्शन. ठीक है, उसमें पहले उसने आपको जनरली दोनों का बताया था कि दोनों जब हो तब क्या होगा. अब वो अकेले का बता रहा है कि अगर आप अकेला अल्फा वाला दे रहे हो तो आपके पास हार्ट रेट में इंक्रीज स्लो आएगा, और अगर आप बीटा वाला दे रहे हो यानी बीटा एगोनिस्ट दे रहे हो तो उसमें हमेशा हार्ट रेट में इंक्रीज आएगा. Diastolic blood pressure is affected mainly by peripheral vascular resistance and heart rate. Adrenoceptor with the greatest effect on vascular resistance are अल्फा एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स. मतलब कि जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे जिनका ज्यादा इफेक्ट होता है वो मैंने आपको बताया था कि अल्फा वाले तो सारे ही प्रेजेंट है, लेकिन बीटा में से बीटा 2 जो है वो मेनली प्रेजेंट होता है वेसल्स पे. दी पल्स प्रेशर, अब पल्स प्रेशर क्या है वो बता रहे हैं आपको, सिस्टोलिक माइनर डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ना, मतलब कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आपके पास आ रहा होता है और डायस्टोलिक का, उनमें जो डिफरेंस होता है ना उसको कहते हैं पल्स प्रेशर. इज डिटरमिन्ड बाय मेनली स्ट्रोक वॉल्यूम which is influenced by beta 1 receptor. ये जो अब सारी बातें ना ये थोड़ी हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे CVS वाले यूनिट में. ठीक है, the systolic pressure is the sum of diastolic and pulse pressure is therefore the function of both alpha and beta effects. अब जाहिर बात है कि सिस्टोलिक जो है वो डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का प्लस होगा तो वो हमारे पास होता है सिस्टोलिक. ठीक है, जिस तरह यहाँ पे उसने कह दिया पल्स प्रेशर जो है वो क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस होता है. जबकि सिस्टोलिक इटसेल्फ बात करो तो आप डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर को माइनस कर दोगे तो हमारे पास माइनस करनी प्लस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा सिस्टोलिक. अच्छा, अब वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास पल्स प्रेशर है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय बीटा 1 रिसेप्टर्स, और जो हमारे पास सिस्टोलिक है ब्लड प्रेशर वो जो है वो दोनों पे इफेक्ट होता है, अल्फा पे भी और बीटा पे भी, उनकी वजह से ही इफेक्ट आ रहा होता है. ये बातें थोड़ी अभी आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी शायद, क्योंकि अभी ये यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया गया, जो हम आगे जाके CVS में पढ़ेंगे. आगे मेटाबॉलिक और हार्मोनल इफेक्ट्स की बात करें तो बीटा 1 जो होते हैं एगोनिस्ट, ये रेनिन सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं. अब आपको पता है रेनिन का कितना बड़ा रोल होता है ब्लड प्रेशर में इन्वॉल्व. तो अब बीटा 1 जो है एगोनिस्ट इंक्रीज रेनिन सिक्रीशन, बीटा 2 एगोनिस्ट इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन. They also increase glucogenolysis in the liver and resulting in hyperglycemia, यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा कर देंगे.
जब इसका लेवल ज्यादा होगा ग्लूकोज का, तो उसके रिस्पॉन्स पे हमारे पास, हमने पहले बात की कि बीटा 2 एगोनिस्ट जो है वो इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो जब ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो इंक्रीज था इंसुलिन का वो हमारे पास इसको काउंटर कर देगा, यानी उसको खत्म कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा। Transport of glucose out of the liver is associated initially with hyperkalemia, यानी ब्लड में पोटाशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज आउट ऑफ द लिवर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनटू द पेरिफेरल ऑर्गन, यानी पेरिफेरल ऑर्गन्स में चला जाएगा, and is accompanied by movement of potassium into the cells resulting in later hyperkalemia। वो उसने आपको प्रोसेस बताया कि जब ग्लूकोज जाएगा लिवर से बाहर, जिसके रिस्पॉन्स में हाइपरकैलेमिया होगा, तो उसके साथ एसोसिएटेड एक और कंडीशन है कि हाइपरग्लाइसीमिया के साथ हाइपरकैलेमिया भी हो रहा होगा। All beta agonists appear to stimulate lipolysis via the beta 3 receptor। ठीक है, अब ये याद करने वाली बात है कि ये बड़ा सिंपल सा है कि बीटा 3 जो है वो हमेशा फैट सेल्स में ही होगा, तो वहां पे फैट सेल्स में जब भी एक्टिवेशन होगी उसकी, तो वो स्टिमुलेट करेगा लिपोलाइसिस को, यानी कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन को। यहाँ पे वही उसने जो डायग्राम में वही बात आई हुई है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, मैंने आपको बताया ना कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इनका डिफरेंस जो है वो है पल्स प्रेशर। और अगर आप सिस्टोलिक में डायस्टोलिक में आप पल्स प्रेशर प्लस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा सिस्टोलिक। ठीक है, ये ऊपर वाली ब्लू लाइन, खैर ये करनी तो नहीं है, अच्छा वैसे आपको समझाने के लिए बताया था। क्लिनिकल यूजेस में क्या आ जाता है, एपिनेफ्रिन जो है ना, इसका मेजर रोल जो है ना एनाफिलैक्टिक शॉक में, यानी वो बंदा शॉक में गया हुआ है, उसका हाइपोटेंशन है, उसके बाद उसको हुआ ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, एंजियोएडिमा हुआ है, इस सारी कंडीशन को हम कह देते हैं एनाफिलैक्टिक शॉक, यानी पूरी बॉडी जो है एक शॉक कंडीशन में है। तो इसमें हम इमीडिएटली इसको देते हैं एपिनेफ्रिन को, और इसका जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत थोड़ा है और रैपिड एक्टिंग ड्रग है, तो इस वजह से जो है ये बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा और हम ड्रग्स भी दे सकते हैं, जिस तरह उसने कहा एंटीहिस्टामिन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड अंडर दीज कंडीशन है, अंडर एनाफिलैक्टिक शॉक, मगर मसला ये है कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है या उनका इतना रैपिड एक्शन नहीं है। उसके बाद अगर सीएनएस पे बात करें तो जो एम्फेटामिन है, जो हमने बात की थी एम्फेटामिन जो क्या उसका हमने उसको एक नाम दिया था रिलीजर का, यानी वो रिलीज करवाती है जो भी उधर न्यूरोट्रांसमीटर या ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको साइनेप्स में, ताकि वो ज्यादा फंक्शन कर सके। अब ये वो बात बताने लगे कि एम्फेटामिन जो है वो ज्यादा अब्यूज पर्पस यूज की जाती हैं, और इनका इफेक्ट जो है सीएनएस पे ये होता है कि वो यूफोरिक और सब कुछ जो हमने पहले पढ़ लिया। उसके बाद वो ये कहने लगा है कि इसका जो इसका प्रॉपर या लेजिटिमेट जो इंडिकेशन है या जो प्रॉपर मेडिकल इसकी इंडिकेशंस हैं जिनमें यूज किया जाता है, वो तो है, एक तो है नार्कोलेप्सी, इसमें क्या होता है कि ये स्लीप डिसऑर्डर है, और इसके अलावा हम इसको दूसरी ड्रग्स के साथ एडजंक्ट के तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा वेट रिडक्शन में भी इसका कॉज है। क्यों वेट रिडक्शन में करता है? क्योंकि एनोरेक्सिया इफेक्ट देता है, यानी कि भूख ना लगने का इफेक्ट देगा। जाहिर बात है जब उस बंदे को भूख ही नहीं लग रही, वो कुछ खा ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली उसमें वेट लॉस होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे वो बात करने लगे कि कुछ ये जो एम्फेटामिन की ही बात कर रहा है कि कुछ इनकी ड्रग जो है वो हम एडी ये जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, इसमें भी हम देते हैं। अब इसमें क्या होता है, वो ये कंडीशन है जिसमें डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, अब उसको अपने रेगुलर काम, नॉर्मल रूटीन के काम करने में फोकस नहीं हो पा रहा होता, या फिर बहुत इम्पल्सिव उसका एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम उसको दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन ड्रग्स को। The drug are abused and misused for purpose of, यही वही बात जो मैंने आपको बताया, मूड लिफ्टिंग और स्लीप में या फिर यूफोरिक एक्शन में हम इसको जो है ना बहुत इसका अब्यूज किया जाता है, जिस वजह से इसको इतना
रेगुलरली या ओवर द काउंटर ड्रग्स में नहीं ये पाई जाती हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स वो होती हैं जो आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो, तो उनमें ये नहीं होती। कोकेन इज अब्यूज फॉर मूड लिफ्टिंग इफेक्ट, ये भी हमें पता है, और ये इसकी एडिक्शन जो है, इसमें बहुत एबिलिटी है कि एडिक्ट कर सकती है। आई में अब इसका क्या फंक्शन है, क्लिनिकली हम क्या इनको यूज करते हैं। अल्फा एगोनिस्ट जिस तरह फेनाइलेफ्रिन या टेट्राहाइड्राजोलिन जो है are often used to reduce conjunctival itching or congestion caused by allergy or irritation। यानी एलर्जी या इरिटेशन की वजह से अगर कंजेशन कॉज हो रही है यानी उसके में, या फिर उसको इचिंग हो रही है आंखों में, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। फेनाइलेफ्रिन इज आल्सो इफेक्टिव मिड्रियाटिक, यानी कि वो पीपल को डायलेट करेगी। These drugs do not cause cycloplegia। अगेन वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि इफेक्ट वैसे हैं, लेकिन इसमें unlike antimuscarinic agents, these drugs do not cause cycloplegia। Newer alpha 2 agonists are in current use for glaucoma। अब आपको याद होगा कि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि वो ड्रग हम ग्लूकोमा में क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो साइक्लोप्लीजिया कॉज कर रही थी, लॉस ऑफ अकोमोडेशन कर रही थी। लेकिन इधर हम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वो इफेक्ट नहीं कर रही, तो इधर हम ग्लूकोमा में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट अपीयर टू रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था कि दो तरीके हैं ना उसके, या तो उसकी ड्रेनेज प्रॉपर करवा लो या फिर उसकी सिंथेसिस रोक लो। तो जो नॉन सिलेक्टिव थे वो उसकी ड्रेनेज करवा रहे थे, और जो अल्फा 2 सिलेक्टिव थे एगोनिस्ट वो उसकी सिंथेसिस में कमी करवा रहे थे, ताकि उसका प्रेशर जो है आई में जो है एक्वस ह्यूमर का वो कम हो जाए। अब ब्रोंकाई में हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था कि ब्रोंकोस्पाज में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूट एस्थमेटिक ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। और अब आगे वो कहता है कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट आर नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या है कि एक बंदे को भी वो कंडीशन कॉज नहीं हुई उससे पहले नहीं आपने देना, बल्कि तब देना है जब आप उसको हो जाए तब। ये बीटा 2 के बारे में वो बात कर रहे हैं, बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट के बारे में। अच्छा, दे आर सेफ इफेक्टिव लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ब्रोंकोस्पाज, मच लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, अब ये तो था, ये शॉर्ट एक्टिंग थी ये जो अब इनमें भी आगे टाइप्स है ना कि हैं तो वो बीटा 2 एगोनिस्ट है, लेकिन कुछ है जो ज्यादा देर के लिए एक्शन अपना शो करेंगी, कुछ है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करेंगी। अच्छा, अब जो लॉन्ग एक्टिंग है जिसमें सॉल्मेट्रोल और इस तरह और जो ड्रग्स आ रही हैं आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी मस्कुरेनिक एक्शन फॉर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, अब आपने ये याद रखनी है कि शॉर्ट एक्टिंग थी ना बीटा 2 एगोनिस्ट, वो हमने प्रोफाइलैक्सिस में नहीं देनी, जबकि जो लॉन्ग एक्टिंग है वो हम दे रहे हैं प्रोफाइलैक्सिस में। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग का देने का मकसद तभी होता है ना कि शॉर्ट एक्टिंग जो है वो आपका फौरन अपना एक्शन दे और फौरन अपना काम करे, या फिर उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो लॉन्गर एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है वो जो है ज्यादा देर तक कर सकती हैं, तो प्रोफाइलैक्सिस में उनका फायदा है, यानी अभी कॉज नहीं हुई कंडीशन उससे पहले हम उसे दे सकते हैं। इन एस्मा एंड COPD they are not indicated in treatment of acute symptoms। acute symptoms में हम नहीं देते इनको, हम इनको जो सीरियस कंडीशंस होती हैं उनमें देते हैं, यानी जो प्रोलॉन्ग होती हैं कंडीशंस, जिस तरह एस्मा की एपिसोड बार बार हो सके हैं, COPD जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है। अच्छा, आगे है कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशंस, मतलब कार्डियोवैस्कुलर में आप किस तरीके से इनको दे। अब इनको आपको हमने पढ़ा था जब हमने ऊपर वैस्कुलर सिस्टम में ऊपर मैंने आपको फैक्ट्स में पढ़ाया था कि उधर 3-4 जगह हमने पढ़ा कि कोई एक जगह वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहा था, कोई एक जगह वेजोडायलेशन कॉज कर रहा था, कोई एक जगह कर तो वेजोकंस्ट्रिक्शन रहा था लेकिन उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया की वजह से उसका इफेक्ट जो था वो उस तरीके से नॉर्मलाइज हो रहा था या बैलेंस आउट हो रहा था। तो उसने ना आगे इसमें कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन में 3-4 जो है ना उसने 3 बनाई हुई है सब कैटेगरीज के, किस तरीके से आप इनको कौन सी ड्रग किस कंडीशन में ले सकते हो। अब ये देखें, अगर आप
कि अगर आपका पेशेंट जो है उसमें ये कंडीशन है कि कंडीशन इन विच एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इज डिजायर्ड, यानी ब्लड फ्लो का आपने इंक्रीज करवाना है, यानी ब्लड फ्लो आपको ज्यादा रिक्वायर है. In acute heart failure and in some types of shock, an increase in cardiac outflow or blood flow to the tissue is needed. ठीक है. Beta 1 agonist may be useful in this situation because they increase cardiac contractility and reduce afterflow by decreasing the impedance to ventricular ejection through a small beta 2 effect. अब इस सारी में उसने क्या बात की है कि जब बीटा 1 एगोनिस्ट आप देते हो तो उससे क्या होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होती है. कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी यानी उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा पंप करेगा ब्लड ज्यादा पंप करेगा, तो हमें तो इस कंडीशन में रिक्वायर ही ज्यादा ब्लड फ्लो है ना. ठीक है. रिड्यूस आफ्टर लोड बाय डिक्रीजिंग द इम्पीडेंस, मतलब कि आफ्टर लोड जो होता है आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि उसको भी ये डिक्रीज करेगा. ठीक है, टू सम डिग्री करता है. और इसके अलावा वेंट्रिकुलर इजेक्शन में जो है उसमें जो है डिक्रीज करता है बाय बीटा 2 इफेक्ट. बीटा 2 इफेक्ट जो है उसका किसमें आएगा कि वेंट्रिकुलर इजेक्शन में, यानी वेंट्रिकुलर से जो ब्लड का फ्लो होना है उसमें इजेक्शन में डिक्रीज करेगा. अच्छा, इम्पीडेंस टू, उसकी इम्पीडेंस टू वेंट्रिकुलर इंजेक्शन में डिक्रीज करेगा. अच्छा, आगे नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें कि नॉरएपिनेफ्रिन इन कंट्रास्ट टू अर्लियर रिकमेंडेशन is an effective agent in septic and cardiogenic shock. सेप्टिक या फिर कार्डियोजेनिक यानी किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से शॉक हो रहा है, या कार्डियोजेनिक यानी कार्डियक सिस्टम में कोई ऐसा इफेक्ट आया जिसके शॉक कंडीशन में जा रहा है, तो उसमें आप ये दे सकते हो. उसके अलावा ड्यूब्यूटामाइन या डोपामाइन आर आल्सो यूज्ड. अनफॉर्चुनेटली एरिथमोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग में बी डोज लिमिटेड. ठीक है, यानी कि इनके ये एरिथमियाज कॉज कर सकती हैं ये ड्रग्स, तो इस वजह से आप जो है इनको डोज लिमिटेड, मतलब एक लिमिटेड हद तक इनकी डोज देते ताकि या इनका यूज जो है इस इफेक्ट की वजह से लिमिट हो सकता है, यानी कम हो सकता है. अब उन कंडीशंस की बात करते हैं जिनमें आपको कंडीशन इन विच ए डिक्रीज इन ब्लड फ्लो और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज रिक्वायर्ड. ठीक है. अब उन कंडीशन में कि ब्लड प्रेशर में इंक्रीज रिक्वायर है आपको, लेकिन ब्लड फ्लो में डिक्रीज रिक्वायर है. ठीक है, सॉरी, कंडीशन इन विच ए डिक्रीज इन ब्लड फ्लो और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. हाँ ठीक पड़ा. अच्छा, अल्फा 1 एगोनिस्ट आर यूजफुल इन सिचुएशन. अब हमने ऊपर जो बात की थी, हमने बात की थी यहाँ पे बीटा की. अब अगर आपको ब्लड प्रेशर में इंक्रीज रिक्वायर है, तो हमने पढ़ा था कि अल्फा जो एगोनिस्ट थे वो वेजोकंस्ट्रिक्शन में इन्वॉल्व थे, तो जाहिर बात है जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी वहां पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब यही है ना कि वहां पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है, क्योंकि जब आप वेसल्स को कम कर दोगे यानी उनमें कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, उनमें उनका जो एरिया है अंदर जहाँ से वो पास हो रहा है ब्लड, वो कम हो जाएगा, वो वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड का, तो जाहिर बात है ब्लड का फ्लो कम होगा लेकिन ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ब्लड इज पासिंग थ्रू ए नैरो रिस्ट्रिक्टेड एरिया. ठीक है. अब क्या है कि these include local hemostatic and decongestion effect as well as shock. अब ये इन कंडीशंस में हम इनको दे सकते हैं जब डिकंजेशन इफेक्ट चाहिए हो या फिर शॉक में हो पेशेंट. उसके बाद in which temporary maintenance of blood pressure may help maintain perfusion of the brain, heart and kidney. ठीक है, मतलब कि आप टेम्परेरीली जो ब्लड का प्रेशर है उसको मेंटेन करो ताकि ब्रेन में, हार्ट में और जो किडनी आपके मेजर जो ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉपर परफ्यूजन हो सके. हाई डोजेस ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्टर में वर्स दी, अगर आप हाई डोज दे दोगे इन वेजोकंस्ट्रिक्टर की
तो उससे शॉक कंडीशन और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी तो ब्लड फ्लो इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, और उससे जो है फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेप्टिसीमिया की कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या हो रहा होता है कि सेल कार्डियक सेल्स की डेथ हो रही होती है ना, या वो उनकी नेक्रोसिस हो रहा होता है वहां पे। तो आगे वो कह रहे हैं अल्फा एगोनिस्ट आर ऑफन मिक्स्ड विद लोकल एनेस्थेटिक्स to reduce the loss of anesthesia from the area of injection into the circulation। ये मैंने आपको याद होगा, अगर आपको आपने लोकल एनेस्थीसिया वाला चैप्टर रिवाइज किया हो, मैंने आपको तब बताया था कि लोकल एनेस्थीसिया को हम अक्सर वेजो कंस्ट्रिक्टर्स के साथ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें वहां पे लोकल इफेक्ट चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो पूरी सर्कुलेशन में चला जाए, हम चाहते हैं कि वो उसी एरिया में ही रहे। तो हम क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर साथ उसको देते हैं ताकि उसका इफेक्ट लोकल एनेस्थीसिया का अच्छा है और वो वहीं उसी जगह पे लोकलाइज्ड एरिया में ही अपना इफेक्ट शो करे। ठीक है। क्रोनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वही जो पोस्चर की वजह से ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं, जिसे पोस्चर हाइपोटेंशन भी कहते हैं। Due to inadequate sympathetic tone can be treated with oral ephedrine or a newer orally active alpha agonist midodrine। तो इनकी वजह से हम जो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं, सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज कर रहा है। सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि यही है ना कि जो सिंपैथेटिक टोन जो इनएडवोकेट हुई हुई है पर्सन में, यानी कि ब्लड वेसल्स की जो है टोन जो है उसको इंक्रीज कर देगा, यानी कंस्ट्रक्शन वहां पे इफेक्ट देगा। तो जाहिर बात है फिर उससे हमारे पास हाइपरटेंशन वाला इफेक्ट आएगा ना। तो यहाँ पे उस कंडीशन, इस कंडीशन में जो हाइपरटेंशन हो रही है तो उसको अपोज कर देगा या उसको ठीक कर देगा। आगे है कंडीशन इन विच एक्यूट कार्डिक स्टिमुलेशन इज डिजायर्ड, मतलब कार्डिक स्टिमुलेशन रिक्वायर है, यानी कार्डिक फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। तो आप एपिनेफ्रिन जो है उसमें एक बहुत मेजर रोल, अगर आपने देखा हो किसी बंदे को कार्डिक अरेस्ट हो जाए, यानी उसका कार्डिक फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, यानी उसका हार्ट अंडर अरेस्ट है, मतलब कि उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, पंपिंग एक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा और वो डिफरेंट ऑर्गन्स उससे जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें आप एपिनेफ्रिन दे सकते हो। ठीक है। इसको डायरेक्ट इंट्राकार्डियल इंजेक्शन, आपने शायद किसी मूवी वगैरह में या कहीं देखा हो कि वो चेस्ट खोल के डायरेक्ट इस तरह, मतलब बड़े सीधी जैसा 90 के एंगल पे रख के जो है ना हार्ट पे वो इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन, वो यही होता है। वो कार्डिक अरेस्ट में वो उसको देते हैं ताकि वो डायरेक्ट हार्ट में जाए, और डायरेक्ट हार्ट में जाने से, क्योंकि अब आप इंट्रावेनसली दोगे तो उसको तो टाइम लगेगा ना। इंट्रावेनसली देने का भी तभी फायदा है ना जब आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है। जब हार्ट ही आपका कंप्रोमाइज्ड है तो ब्लड फ्लो, जाहिर बात है ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा तो वो हार्ट तक कैसे जाएगा। तो आप इस कंडीशन में आप डायरेक्ट हार्ट में जो है वो इंजेक्शन देते हो, जिससे क्या होगा, हार्ट जो है फौरन जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग या स्टिमुलेट हो जाएगा और अपना फंक्शनिंग प्रॉपरली करने लग जाएगा। अच्छा, आगे जो है अगर जेनिटो यूरिटरी ट्रैक्ट में इसकी बात करें कि क्या इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं या क्या हम क्लिनिकली यूज कर सकते हैं इसको, तो बीटा 2 एगोनिस्ट जो है आर समटाइम्स यूज्ड टू सप्रेस प्रीमेच्योर लेबर। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर वाले इफेक्ट्स में आया था कि प्रीमेच्योर लेबर में हम इसको यूज कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कॉज करता है यूट्राइन, रिलैक्सेशन यूट्राइन मसल्स की। लेकिन अब मसला ये है कि इसका कार्डिक स्टिमुलेशन इफेक्ट है, तो अब ये जो है फीटस या मदर के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको नहीं यूज करते इतना, और बल्कि हम इसके अलावा और ड्रग्स जो हैं जैसा एनएसएड या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या मैग्नीशियम, ये चीजें यूज कर सकते हैं फॉर दिस इंडिकेशन। ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग oral sympathomimetics such as ephedrine are sometimes used to improve urinary continence in elderly and children with endurance। मतलब जो एल्डरली होते हैं, आपने उनमें देखा होगा उनमें अक्सर इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो रही होती है, या फिर चिल्ड्रन में भी समटाइम एंजुरेसिस जो जिन चिल्ड्रन को होती है, जिन उनमें क्या हो रहा था, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो रही है स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो उस कंडीशन को एंजुरेसिस कहते हैं। तो उनमें हम ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा,
स्फिंक्टर टोन जो है वो इंक्रीज होगी, तो फिर उनका कंट्रोल जो है वो यूरिनेशन पे ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, दिस एक्शन इज मीडिएटेड बाय अल्फा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्लडर पे, जो कि ये रिस्पांस जो है कॉज करने में हमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इन मैन इन स्मूथ मसल और प्रोस्टेट, ठीक है। उसके बाद आता है टॉक्सिसिटी। इन एजेंट्स की टॉक्सिसिटी से क्या होगा, because of limited penetration into brain, catecholamine have little CNS toxicity when given systemically। अगर आप सिस्टेमिकली, ये बात जहन में रखते हुए ये बात वो कह रहा है कि अगर आप सिस्टेमिकली दे रहे हो, आपको याद होगा हमने डोपामीन वाले जब उसकी सिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ा था, वो किसी में स्केलेटल मसल वाले चैप्टर में था, उसकी सिंथेसिस वगैरह का बताया हुआ। खैर उसमें उसने बताया था कि डोपामीन अगर आप वैसे दे रहे हो ना, तो वो डायरेक्टली आपके सीनस में नहीं जाएगी, पास नहीं होगी, पेनिट्रेट नहीं होगी, तो इसलिए आपको उसको लीवोडोपा की फॉर्म में देना पड़ता है। और लीवोडोपा फिर आगे जाके जब ब्रेन में जब वो बैरियर क्रॉस कर देती है, ब्लड ब्रेन बैरियर, तो फिर वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वहां पे अपना इफेक्ट देती है। तो हम उसको इसलिए नहीं दे रहे होते क्योंकि एक तो वो क्रॉस नहीं कर पा रही होती, और एक ये कि वो डोपामीन जो होती है वो वहीं पे जो है पेरिफेरी में ही मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि यहाँ पे अगर आप सिस्टेमिकली इन ड्रग्स को दे रहे हो ना, कैटेकोलामीन्स को, जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये सारी कैटेकोलामीन्स हैं, तो इनको अगर आप सिस्टेमिकली दे रहे हो ना, तो इनकी ये क्योंकि पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती सही तरह ब्रेन में, तो सीएनएस टॉक्सिसिटी कम होगी, बल्कि ये बस पेरिफेरी में जो इनके इफेक्ट्स होंगे वही शो करेंगे। In the periphery, their adverse effects are extension of their pharmacological alpha and beta action। वही कह रहे हैं कि जब ज्यादा दोगे तो उनके वही वाले जो नॉर्मली फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट थे, अल्फा और बीटा एक्शन थे, वो एक्सीड होके हमारे पास आ जाएंगे, यानी एक्सेसिव वेजोकंस्ट्रिक्शन होने लग जाएगी, कार्डिक एरिथमियाज आने लग जाएंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने लग जाएगी, और हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा, या फिर हेमोरेज या पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ये सारी वही सारी उन्हीं आप इफेक्ट से ये सारी बातें जो है उनका अंदाजा लगा सकते हो कि एरिथमियास क्यों हो रहे हैं। वो हमने ऊपर पढ़ा था कि एरिथमियास कॉज कर सकते हैं ये। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्यों हो रही है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है, तो जब एक्सेस हो जाएगी तो वहां पे ब्लड फ्लो ही इतना कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कि वो सेल्स की डेथ होने लग जाएगी। इसी तरीके से बाकी चीजों का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं जो हमने इफेक्ट्स पहले पढ़े हुए हैं उनसे। फिनाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन में प्रोड्यूस माइल्ड टू सीरियस टॉक्सिसिटी डिपेंडिंग अपॉन डोजेज, यानी डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी से हम बात इस चीज को हम कहेंगे। इन मॉडरेट डोज दे मे इंड्यूस नर्वसनेस, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया। इन हायर डोजेस they may cause anxiety, aggressiveness and paranoia, ठीक है, paranoid behavior। convulsions may occur, ठीक है। peripherally acting agent में, एक सेकंड, अच्छा, peripherally अगर बात करें तो have toxicity that are predictable on the basis of receptor reactive, मतलब कि पेरिफेरली अगर हम बात करें तो पेरिफेरी में जहां जहां जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा हम उसकी बेस पे इसकी टॉक्सिसिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वहां पे जाके अल्फा को कर रही है, अगर स्मूथ मसल्स में जा रही है तो वहां पे वो क्या इफेक्ट शो कर रही है। हमें पता है कि जीआई ट्रैक्ट में दोनों होते हैं, अल्फा भी होता है, बीटा भी होते हैं रिसेप्टर्स, तो वहां पे वो कौन से इफेक्ट देगी। तो वो यही कह रहे हैं कि हम टॉक्सिसिटी इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। दस alpha 1 agonist cause hypertension, beta 1 agonist cause sinus tachycardia and serious arrhythmias, beta 2 agonist जो देंगे वो skeletal muscle में tremors cause करेंगे। It is important to note none of the drug is perfectly selective at higher doses। अब वो ये बात कह रहे हैं कि पहले तो हमने डिविजन्स की थी ना कि अल्फा 1 है, बीटा 2 है, नॉन सिलेक्टिव और ये वो, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने पहले ये आपको बताया था कि वो किसी हद तक सेफ, लेकिन ये नहीं कि वो परफेक्टली सिलेक्टिव नहीं है कि मतलब कि अल्फा 1 ने सिर्फ अल्फा 1 पे ही करना है, वो जरा सा भी बीटा अल्फा 2 पे नहीं करेगा, इस तरह नहीं है। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डोज। अगर आप हायर डोजेस दे रहे हो
तो हो सकता है वो दूसरा जो उसका रिसेप्टर टाइप है उस पर भी जाके थोड़ा बहुत इफेक्ट देने लग जाए। तो वो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, एट हाई डोजेस अल्फा 1 सिलेक्टिव एजेंट हैव बीटा 2, सॉरी मैं फिर से अल्फा 1 बोल रही हूँ, बीटा 1 सिलेक्टिव एजेंट हैव बीटा 2 एक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर आप हाई डोजेस में दे रहे हो बीटा 1 सिलेक्टिव एजेंट, तो हो सकता है कि वो हायर डोजेस में बीटा 2 एक्शन भी देने लग जाए, एंड वाइस वर्सा, मतलब कि वही, मतलब कि अगर बीटा वाला है तो वो अल्फा पे भी कर सकता है, बीटा 2 पे भी कर सकता है। कोकेन इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस एज ए ड्रग ऑफ अब्यूज। ये मैंने आपको पहले बताया क्योंकि ये हम इतना इसको यूज भी नहीं करते क्योंकि ड्रग ऑफ अब्यूज है। इट्स मेजर टॉक्सिसिटी इंक्लूड कार्डियक एरिथमियाज और इंफाक्शन एंड सीजर्स। जो एम्फेटामिन थे हमने ऊपर पढ़ा था, उनका इतना सीजर्स पे वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो कोकेन है इसकी बहुत मेजर इन्वॉल्वमेंट है इन सीजर, ठीक है, सीजर्स कॉज करने में बहुत मेजर इन्वॉल्वमेंट है। फेटल आउटकम्स इज मोर कॉमन विद एक्यूट कोकेन ओवरडोज देन विद एनी अदर सिम्पैथोमाइमेटिक। यानी कि इनकी अगर जो ओवरडोजेस हो जाए कोकेन की, तो इससे ज्यादा जो है डेथ का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सिम्पैथोमाइमेटिक्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है और आगे आ जाए आप समरी पे। समरी में जो है समरी में ये जो नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन और एल्ब्यूटेरॉल, कोकेन, टायरामीन, खास तौर पे टायरामीन और कोकेन और डोपामीन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन और एल्ब्यूटेरॉल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है, ठीक है। तो अब आते हैं वो स्टार्टिंग वाले में जो मैंने आपको कहा था कि आपने देख लेना है। इसमें उसने सिंपल, इसमें कोई ऐसी वो मुश्किल चीज है, इसमें वो उसने वही सारी एक्सप्लेन की हुई जो मैंने आपको बॉक्स में इधर जो है ना एक्सप्लेन कर दिया था ऊपर। इसके बाद नीचे आ जाएं अगर, केमिस्ट्री एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में, ये भी इस इम्पोर्टेंट तो नहीं है इतना, लेकिन इसको भी आप रीड करना है, ठीक है। छोड़ना इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो तो आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है, जो नहीं, जो ऊपर वाला टॉपिक था एक क्लासिफिकेशन वाला और ये केमिस्ट्री वाला, ये आप लोगों ने रीड करने हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करना है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और बाकी ये है कि इसमें उसने यही वो जो बताए हुए हैं कि पढ़ ही लेते चले। एंडोजीनस एडिनोसेप्टर एगोनिस्ट, यानी ये सारे जो हैं कैटेकोलामीन्स आर रैपिडली मेटाबोलाइज्ड बाय COMT एंड MAO, जो हमने एंजाइम्स पढ़े थे जो इनके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। इफ यूज्ड एज ड्रग, दीज एडिनोसेप्टर एगोनिस्ट आर रिलेटिवली इनएक्टिव बाय द oral route and must be given parenterally, क्योंकि इनके जीआई ट्रैक्ट में ये एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इनसे ये जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएंगे, तो इनको पेरेंटली देना जरूरी है। When released from nerve terminal, they are subsequently taken up by these जो हमने पढ़ा था norepinephrine transporter and dopamine transporter। इनसे जो था वो वापस जो था नर्व टर्मिनल में जा रहा था into presynaptic cell. This uptake may occur with exogenous. This uptake may also occur with exogenous norepinephrine, epinephrine और dopamine given as drugs, ठीक है। वो यही बात कर रहे हैं, ये अपटेक जो आप बाहर से दे रहे हो उनकी वजह से भी होता है। The agonists have a short duration of action when given parenterally, do not enter CNS in significant amount, मतलब इतनी अमाउंट में नहीं होते कि वो अपना इफेक्ट शो कर सकें। उसके बाद यही बता रहे हैं वो आगे मुख्तलिफ एजेंट्स का कि आइसोप्रोटेनोल जो है इस सिग्निफिकेंट कैटेकोलामीन है, इस सिंथेटिक कैटेकोलामीन है और इज सिमिलर टू एंडोजीनस ट्रांसमिटर्स बट इज नॉट रेडिली टेकन अप इनटू नर्व टर्मिनल, मतलब कि वो रीअपटेक वाले जो अपटेक वाले ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनसे जल्दी जल्दी वो वापस उनको नहीं लेके जाते, बल्कि वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ही रहता है और वहाँ अपना एक्शन शो करता है। आगे उसने मुख्तलिफ ड्रग्स का बता दिया कि वो कौन सा जो है
इन एंजाइम से जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है और कौन सा नहीं होता। टायरामीन which is not a phenyl isopropyl amine is rapidly metabolized by MAO except in patients who are taking MAO inhibitor drugs। जाहिर बात है जो MAO inhibitor drugs ले रहे होंगे उनमें तो मेटाबोलाइज नहीं ना होगा ये उनके थ्रू, क्योंकि एंजाइम ही उसको इनहिबिट कर दिया है। और आगे वो बता रहा है कि हमने इसको पढ़ लिया हुआ पहले भी चैप्टर में, MAO इनहिबिटर्स को, डिप्रेशन वाले चैप्टर्स में। अब ये सारी वही बातें थी जो हमने पहले डिस्कस की हुई थी, इस वजह से मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं किया, इसको आपने लोगों ने पढ़ लेना है। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ लें। अच्छा, इनमें से मैं आपको अगेन बता दूं, ये चैप्टर पूरा करना है। जो रीड करने वाली या एक दफ़ा गो थ्रू होने वाली चीज़ें, ये क्लासिफिकेशन है और उसके अलावा ये केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके अलावा ये जो टेबल है 9.1, ये बहुत अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये टेबल 9.2 भी अच्छे तरीके से करना है। वेस्कुलर सिस्टम आया हुआ पास में। उसके अलावा ये चार्ट्स नहीं करने वाले जो ग्राफ से बने हुए हैं। उसके अलावा ये जो टॉक्सिसिटी है ये भी सारा इम्पोर्टेंट है। ये सारा ही चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आखिर में MCQ करने के बाद जो आखिर में समरी है उसमें से आपने कोकेन, टायरामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन अच्छे से करना है और एपिनेफ्रिन और एल्ब्यूटेरॉल को भी कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।